मित्रों, आज हम कृषि साख समितियाँ भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग एक पढ़ा और उसके अंतर्गत कृषि साख समितियाँ क्या क्या कार्य करती हैं और किस प्रकार से ऋण उपलब्ध करवाती हैं अपने किसानों को, उसके बारे में बात करी। आज हम कृषि साख समितियाँ भाग सेकंड पर बात कर रहे हैं। भारत में प्रारंभ में सहकारी साख पर विशेष ध्यान दिया गया। प्राथमिक कृषि साख समिति कार्य किसानों को सस्ता साख उपलब्ध करवाने तक सीमित रहा है, किंतु आजकल ये अनुभव किया जाने लगा है कि साख के अतिरिक्त किसानों को अन्य सुविधाओं की भी आवश्यकता है। दूसरी ओर साख समितियों का कार्य साख तक सीमित होने से ही वे पर्याप्त व्यवसाय नहीं कर पाती, फलस्वरूप उन्हें हानि उठानी पड़ती है। अतः समिति के व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए इनको साख के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करने होंगे। इस कारण बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना होने लगी। प्राथमिक समितियों को पुनर्गठन के कार्यक्रम के बाद इस प्रकार की समितियों की स्थापना पर विशेष बल दिया जाने लगा। हाल ही के वर्षों में सेवा समितियों की स्थापना भी की गई। इन समितियों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस अध्याय में सेवा समिति, बड़े आकार की समितियां और बहुउद्देशीय समितियों का वर्णन किया गया है। सेवा सहकारिताएँ। सेवा सहकारिता का अर्थ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि सेवा सहकारी समितियां ग्रामीण जनता व कृषकों की विभिन्न सेवाएं प्रदान करती हैं। ये समितियां ग्रामीण जनता के हित में कार्य करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ये ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे उपयोगी वस्तुएं, कृषि आदान आदि उपलब्ध करवाती हैं। दूसरे अर्थों में बहुउद्देशीय समितियों के समान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण आर्थिक विकास का दायित्व वहन करती हैं। वे अपने सदस्यों को कृषि उत्पादन के योगदान देने वाली सभी प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। ये समितियां सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से गठित की जाती हैं और सहकारी समितियों का सिद्धांत का पालन करते हुए अपने सदस्यों की सभी आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। इसका उद्देश्य कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों को न केवल साख एवं उपलब्ध करवाना है, बल्कि उन्हें अन्य प्रकार की सेवाएं भी देना है जिनसे कृषि उत्पादन में सहयोग मिलता है। ये समितियां कृषकों के अतिरिक्त ग्रामीण दस्तकारों, भूमिहीन मजदूरों, कृषि श्रमिकों को भी ऋण उपलब्ध या सुविधाएं प्रदान करती हैं। सहकारिता की परिभाषा। सहकारिता एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा सेवा सहकारी समितियां ग्रामीणों का एक ऐसा संगठन है जिससे वे अपने सामान्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कृषि उत्पादन की वृद्धि के उद्देश्य के पारस्परिक सहयोग एवं सहायता के लिए शामिल होते हैं। एक और परिभाषा इस संबंध में प्रोफेसर वॉकेन एवं श्वार्ट्ज द्वारा ने सेवा की परिभाषा देते हुए कहा कि ये ऐसी समितियां हैं जो अपने सदस्यों की वस्तुओं की अपेक्षा सेवाएं प्रदान करती हैं। इनका संगठन शहरीजनों और कृषकों द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सेवा सहकारिता कृषि उत्पादन बढ़ाने व कृषकों की सहायता करने के सभी कार्य करती है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास के दायित्व को स्वीकार किया है। इसके लिए ये कृषि उत्पादन के काम में आने वाले उपकरण, बीज, खाद आदि की पूर्ति की स्थायी व्यवस्था करती हैं। समितियां निर्धन किसानों को वस्तुओं के रूप में ऋण देती है तथा फसल होने पर उनकी फसल के विक्रय का कार्य भी करती है। ये निर्धन किसानों को साख के रूप में खाद भी वितरित करती है। ये समितियां पशुधन के विकास के लिए भी ध्यान देती हैं। इसके अतिरिक्त सेवा समितियां ग्रामीण समुदाय के हित के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, न बस्तों को इकट्ठा करती है। ये समितियां गोदामों की व्यवस्था भी करती है ताकि कृषक अपने उत्पादन को विक्रय होने तक सुरक्षित रख सके। इस प्रकार ये ग्रामीण विकास संबंधी समितियां कार्यक्रमों का नेतृत्व करती हैं ताकि कृषि उत्पादन में उत्पादकता बढ़ सके व गाँवों का विकास हो सके। आजकल सेवा समितियां ग्रामीण विकास का प्रमुख अंग बन गई हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक गाँव में कम से कम एक सेवा समिति स्थापित की जाए, प्रत्येक परिवार इसका सदस्य बने। इन समितियों को कृषि एवं घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवानी चाहिए तथा उपज के विपणन की व्यवस्था करनी चाहिए। सेवा सहकारिता के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? सेवा समितियों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता के आर्थिक विकास में योगदान देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कृषकों को सस्ती साख के अतिरिक्त कुछ कृषि आदान व उपभोग वस्तुएं भी उपलब्ध करवाती है। इसका उद्देश्य कम लागत पर अधिक से अधिक कृषि उत्पादन करना है। इसके लिए कृषि कार्य में नई तकनीक को अपनाने के लिए भी ये समितियां सहयोग देती हैं। सेवा समितियां अग्रलिखित कार्य करती हैं। कृषि आदानों की पूर्ति। सेवा समितियां कृषि कामों में काम आने वाली वस्तुओं जैसे खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि उपकरण आदि की पूर्ति करती है। इसके लिए किसानों को उचित मूल्य लिया जाता है। बड़े कृषि उपकरण जो छोटे किसान नहीं खरीद पाते,
इन समितियों द्वारा उचित किराए पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समितियां सदस्यों के कृषि उपकरणों की मरम्मत की व्यवस्था भी करती है। इस प्रकार ये कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भी सहयोग करती है। नंबर 2, कार्य उपज के संग्रहण, विदायन एवं विपणन का कार्य। ये समितियां कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का कार्य करती हैं। इसके लिए ये उपज को बाजार में अच्छा मूल्य मिलने तक रोक के रखने के लिए कुछ भंडार गृहों की व्यवस्था करती है। इस सेवा के लिए किराया लिया जाता है। कुछ वस्तुएं उत्पादन के बाद सीधे उपयोग में नहीं आ पाती, इनका विदायन प्रोसेसिंग करना जरूरी होता है। जैसे कपास में बिनोले व रुई अलग अलग करना है। ये समितियां सदस्यों की उपज को विदायन का कार्य भी करती है, जिससे उच्च कार्य का वस्तु का उचित मूल्य मिल सके। ये देखा गया है कि विदायन किए बिना वस्तु विक्रय करने का काम कम मूल्य पर किया जाता है। इस प्रकार ये अपने सदस्यों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का हर संभव प्रयास करती है। इसके बाद ऋण देना। सेवा समितियां अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है। अल्पकालीन ऋण कृषि के काम में आने वाली वस्तुएं खरीदने, उपयोग सामग्री खरीदने व अन्य सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। कृषकों के अतिरिक्त भूमिहीन श्रमिकों, दस्तकारी, कुटीर उद्योगों को भी ऋण प्रदान किए जाते हैं। मध्यकालीन ऋण कृषि सुधार कार्यक्रम जैसे भूमि में सुधार, कुआओं का निर्माण करने व अन्य साज सामान खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद है चौथा, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की पूर्ति। ये समितियां अपने सदस्यों को सामान्य उपयोग वस्तुएं जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, चावल, कपड़ा, गेहूँ आदि उपलब्ध करवाती है, यद्यपि ये उपभोक्ता भंडारों के रूप में कार्य नहीं करती। इसके बाद है पाँचवा, तकनीकी सलाह। ये समितियां अपने सदस्यों को उत्पादन वृद्धि के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करती हैं। इसके साथ ही ये कृषि उपकरणों की मरम्मत व उन्हें किराए पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी करती है। ये कृषि क्षेत्र में आने वाली नई तकनीकों से भी सदस्यों की अवगत कराती है। सहकारिता एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय मेहता समिति की सेवा समितियों के लिए निम्नलिखित कार्य सुझाव दिया गया है। नंबर 1, स्वयं के उत्पादन कार्यों को जोड़े रखना। नंबर 2, कृषि श्रमिकों, दस्तकारों, अन्य कार्यकर्ताओं को कृषि ऋण व अग्रिम ऋण प्रदान करना। इनको अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। तीसरा है कृषि के काम में आने वाली विभिन्न वस्तुओं की उचित मूल्यों पर पूर्ति करना। चौथा है कृषकों के लिए भंडार गृह, विदायन एवं विपणन व्यवस्था करना। कृषि व कुटीर उद्योगों के काम में आने वाले कच्चे माल की पूर्ति करना। पाँचवां है कृषि उपकरणों की मरम्मत व विक्रय के बाद की सेवाएं प्रदान करना। छठा है ग्रामीण समुदाय के लिए सामान्य उपयोग वस्तुएं जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, सस्ता कपड़ा, माचिस, तम्बाक आदि उपलब्ध कराना या उसकी पूर्ति करना। सातवां है कृषि व संबंध इकाइयों को तकनीकी सलाह देना। आठवां है कृषि से संबंध अन्य क्रियाओं को प्रोत्साहित करना, जैसे सिंचाई सुविधाओं के पूर्ण उपयोग की व्यवस्था, सुधरी हुई तकनीक की अपनाना, पशुधन का विकास करना, रासायनिक खाद उत्पादन व वितरण करना, सूखी खेती को बढ़ावा देना, उन्नत किस्म की बीज तैयार करना, कंपोस्ट खाद की व्यवस्था करना, मिट्टी की जांच करवाना आदि। इसके बाद है 9वां, आर्थिक व अन्य विकास कार्यक्रमों का संचालन करना तथा शिक्षा के विकास के लिए कार्य करना। इसके बाद 10वां है अंश पूंजी के अतिरिक्त स्थायी जमाओं के रूप में स्थानीय वस्तुओं को अधिकतम सीमा तक आकर्षित करना। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा एवं चिकित्सा व जन कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना। और 12वां है ग्रामीण क्षेत्रों में बचत व मितव्ययिता को प्रोत्साहित करना तथा अपव्ययों को रोकने के लिए जन चेतना जागृत करना। इस प्रकार सेवा समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक व सामाजिक विकास का दायित्व वहन करते हुए ये सभी कार्य करने चाहिए, जिनसे ग्रामीण विकास को गति मिलती हो। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि एक सेवा समिति को एक बैंक एवं भंडारण एवं विपणन संगठन एवं वितरण एजेंसी तक तथा एक कृषि विकास एजेंसी संबंधी कार्य करने चाहिए। यह कृषकों के अतिरिक्त गैर कृषक कार्य, ग्रामीण जैसे दस्तकार, कृषि पूंजी, कृषि मजदूर, कुटीर उद्योग चलाने वाले आदि सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य गांव के प्रत्येक परिवार की किसी न किसी रूप में सहायता या सेवा करना है। संगठन का स्वरूप क्या है? सेवा सहकारिताओं के संगठन का स्वरूप निम्न में से कोई एक हो सकता है। नंबर 1, विद्यमान कृषि शाख एवं बहुउद्देशीय समितियों का उपनियमों में संशोधन कर उन्हें सेवा समितियों में बदलना। नंबर 2, विद्यमान छोटी विपणन समितियों के उपनियमों में संशोधन कर सेवा समितियों में बदलना। तीसरा है विद्यमान बड़े आकार की शाख समितियों को सेवा समितियों में संभव करना। चौथा है विद्यमान छोटी ग्रामीण शाख समितियां जिनका दायित्व असीमित है, ये नियमों को संशोधन कर सेवा समितियां बनाना तथा जहां उपयुक्त है
उपयुक्त में से किसी प्रकार की समितियां नहीं है वहाँ नई सेवा समितियों की स्थापना करना। इसके बाद है कार्य क्षेत्र, एरिया ऑफ ऑपरेशन। सन 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सेवा समितियों के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करते हुए बताया था कि एक गांव में एक सेवा समिति होनी चाहिए। यदि गांव बहुत छोटा है तो 2 या 3 गांवों के लिए एक सेवा समिति का गठन किया जाना जा सकता है, लेकिन एक समिति के कार्य क्षेत्र में 1000 से अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। सेवा समिति के सदस्यों को व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए ताकि उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके, सदस्यों में व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ संपर्क हो सकें। इसके लिए आवश्यक है समिति का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत न हो। ये समितियां विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, अतः यह भी आवश्यक होगा कि ये उचित लाभार्जन करें ताकि इनका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। मेहता समिति का सुझाव है कि सेवा समितियां का गठन समाज की आवश्यकताओं की प्राथमिक इकाइयों को मानते हुए किया जाना चाहिए, अर्थात एक गांव एक समिति के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, किंतु जहां गांव छोटा हो वहां समिति को जीवन योग्य बनाने के लिए कई गांवों में 2 या 3 गांवों को सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन समिति के कार्यक्षेत्र में 3000 से अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए तथा कार्यक्षेत्र को सम्मिलित प्रत्येक गांव समिति मुख्यालय से 3-4 मील दूर से अधिक नहीं होनी चाहिए। समिति के जीवन योग्यता की कसौटी यह है कि यह समिति एक निश्चित अवधि को छोड़कर स्थापना के प्रारंभिक वर्षों को शेष अवधि में बिना सरकारी सहायता के अपने आवश्यक खर्चों को उठा सके तथा कुछ लाभ भी कमा सके। यह वैधानिक कोषों का निर्माण कर सके, पूर्णकालीन सचिव रख सके और अंशों का न्यूनतम लाभांश दे सके। विभिन्न राज्यों के समितियों में जीवन योग्यता के आधार पर भिन्न भिन्न है।